हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर जंक्शन जियो गुरु जंक्शन। मेरा नाम है कबीर एंड दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर आप लोग जानने वाले हैं इतिहास के कंप्लीट संपूर्ण सिलेबस पाठ्यक्रम को, जो कि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एग्जाम के लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर जो भी चीजें आप लोगों को बताई जाने वाली हैं वो सारी की सारी आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई हैं। इनमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अप एंड डाउन करके नहीं बताई जाएगी, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई जाएगी, बल्कि आप लोगों को सटीक जानकारी दी जाएगी। सटीक टॉपिक के साथ में आप लोगों को तैयारी करने के जो बेसिक्स होते हैं वो बताए जाएंगे। तो समय को बिना गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों मैं यहां सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एग्जाम के पेपर 2 यानी कि इतिहास के पेपर के बेसिक्स के बारे में, क्योंकि यहां पर इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर जो है वो 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो 300 मार्क्स के अंदर डिवाइड होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो किन किन सेगमेंट से आने वाले हैं, इतिहास के किन किन पार्ट से आने वाले हैं, किन किन क्लासों से कंबाइन होकर वो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जनरली जो है वो आरपीएससी ने हमारे सिलेबस को, हमारे पाठ्यक्रम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन के टाइम पर तैयारी करते समय किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर जो इतिहास का यानी कि पेपर 2 का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर हम लोगों का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हम लोगों का सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक का जो इतिहास हिस्ट्री है वो हम लोगों को कवर करना होगा, जिसके अंदर 55 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 110 के आसपास में उसके मार्क्स होंगे। यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि इतने ही आएंगे। अप एंड डाउन आप लोगों को 1 2 3 का देखने को मिल सकता है, तो वो आप लोगों को थोड़ा माइंड के अंदर रखना है। सेकंड हम लोग बात करते हैं हमारे ग्रेजुएशन लेवल तक के टॉपिक की। जो ग्रेजुएशन लेवल तक का टॉपिक है इसमें अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 है एंड 110 के आसपास में मार्क्स डिवीजन है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के टॉपिक की। तो हमने जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन जो कंप्लीट किया है इतिहास से, उसके अंदर हम लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 10 आएंगे लगभग मोटा माटी, एंड उसके जो टोटल मार्क्स है वो 20 के आसपास में डिवाइडेड है। तो हम लोग अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अभी तक के लिए, तो ये हो जाते हैं हम लोगों के पास में 120 के आसपास में। अब बात करते हैं हम लोग हमारे फोर्थ डिवीजन की, फोर्थ पार्ट की, चौथे पार्ट की, वो है हम लोगों का एजुकेशनल साइकोलॉजी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम लोगों को यहां पर कवर करना होते हैं। तो मोटा मोटी इसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग आ जाते हैं हम लोगों के 30 के आसपास में, और इसके जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो है हम लोगों के 60। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ये 150 फिक्स होते हैं। ये वाले जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये 150 आएंगे, बट ये वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, मतलब कि अप एंड डाउन 2 to 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें मार्क्स की तो वो 300 का ही होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो ये था हम लोगों का बेसिक फॉर्मेट। एक और चीज यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी लोग अवेयर हैं इससे, कि यहां पर जो हम लोगों का जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3, यानी कि अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1/3 जो है वो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/3 जो है वो आप लोगों का डिडक्ट हो जाएगा पर क्वेश्चन के ऊपर, पर रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। तो ये चीज हम लोगों को कंप्लीट सारी ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मुझे लगा कि अभी डिस्कस करना चाहिए रिफ्रेश करने के लिए माइंड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके साथ में नेक्स्ट कहानी को, जो कि है हम लोगों का हिस्ट्री का, इतिहास का सिलेबस का नंबर फर्स्ट पार्ट, यानी कि सेकेंडरी लेवल तक के इतिहास के सिलेबस और उनके टॉपिक की जानकारियां। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है, इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो क्या क्या बदलाव देखने को मिले, इतिहास ने किस तरीके से अपने रंग रूप को बदला, और इतिहास में कला और संस्कृति किस तरीके से बदलती चली गई, अलग अलग एम्पायर कैसे आए, कैसे साम्राज्य नए बने, पुराने साम्राज्य कैसे खत्म हुए और नए साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ, ये सारा कुछ हम लोग हमारे भारत के इतिहास के अंदर प्री हिस्टोरिक पीरियड में कंप्लीट करते हैं, सीनियर सेकेंडरी तक की हिस्ट्री के अंदर। इसके साथ में हम लोगों को यहां पर पढ़ना होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट
इंडियन कल्चर। जैसा कि मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया कि जो भारत का जो कल्चर है, जो भारत की जो संस्कृति है, इस संस्कृति को हम लोग जो है वो एंशिएंट टाइम के पर्सपेक्टिव से यहां डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, जो कि आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड तक कंप्लीट पढ़ी होगी। फिर हम लोग आगे बात करते हैं जो कि हम लोग का ज्योग्राफिकल फीचर्स, यानी कि जो भौगोलिक विशेषता है हमारे भारत की और हमारे राजस्थान की, कैसे उस भौगोलिक विशेषताओं से उस साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो ये सब कुछ हम लोग यहां पर प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर कवर करते हैं। इसके बाद में हम लोग जो है वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशनों में से एक, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो मोहनजोदारो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, इन सभ्यताओं के इतिहास को, उसकी संस्कृति को हम लोग यहां डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। उसी के साथ में हम लोग यहां डिस्कस करते हैं वहां के अर्बनाइजेशन को, यानी कि शहरीकरण को, वहां की राजनीति को, वहां के समाज को, और वहां की जो लिटरेसी थी, वहां की जो साक्षरता थी, उसकी ग्रोथ को। नाउ अब हम बात करेंगे महाजनपद काल की, जिसके अंदर जो 16 महाजनपद भारत देश के अंदर हुए हैं, उन महाजनपदों ने अपना विस्तार कैसे किया, ग्रेजुअली जो जनपद थे वो महाजनपद कैसे बने, छोटे छोटे जो जिले थे या डिस्ट्रिक्ट्स थे वो बड़े बड़े राज्यों के अंदर, बड़ी बड़ी सीमाओं के अंदर कैसे बदले। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, कि जैन धर्म क्या है, इसकी बेसिक शिक्षाएं क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, इसकी बेसिक शिक्षाएं क्या है, इनका समय अंतराल क्या था, किस तरीके से इन तीर्थंकरों ने आकर इस पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित किया, इस पृथ्वी के वासियों को अपनी ओर आकर्षित किया, और समाज को किस तरीके से नई दिशा की तरफ ये खींच कर लेकर आए। उसी के साथ में हम लोग यहां डिस्कस करते हैं हमारे जो बौद्ध धर्म है, जिसके अंदर महात्मा गौतम बुद्ध है, इनकी जो बेसिक शिक्षाएं हैं। बौद्ध धर्म ने जो कालांतर के अंदर विश्व के अंदर जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर जो रीच हासिल की, वो देखते ही बनती है। तो ये कंप्लीट चीजें हम लोग विस्तार से हमारे जो सिलेबस वाला पार्ट है इसके अंदर कंप्लीट कवर करते हैं। फिर हम लोग यहां डिस्कस करते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद में जो पौराणिक सेक्ट्स है, जो पौराणिक जो कथाएं हैं, जो पौराणिक जो डिविजन्स है, उनके बारे में। फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोगों के सल्तनत पीरियड के अंदर, यानी कि सल्तनत काल के अंदर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो सल्तनत काल है, ये सल्तनत काल जो है वो 1206 से लेकर 1526 तक के टाइम को कहा जाता है। सल्तनत काल के अंदर किस तरीके से समाज के अंदर बदलाव देखने को मिले, किस तरीके से सीमाओं के अंदर बदलाव देखने को मिले, किस तरीके से जो लिटरेचर था, संस्कृति थी, किस तरीके से जो यहाँ का जो आर्किटेक्चर था वो कैसे समय के साथ में बदलता चला गया। अलग अलग जो राजा और रजवाड़े आए, उन लोगों ने किस तरीके से सोसाइटी को अपने हिसाब से चेंज किया और सोसाइटी का स्वरूप जो है वो कैसे बदलता चला गया। सो ऑल्दो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हम लोग 12th स्टैंडर्ड तक कवर कर चुके होते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की, यानी कि जो भक्ति आंदोलन है, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें जो रामानुजाचार्य हैं, उनसे लेकर हम लोग मीराबाई तक के जो भक्ति आंदोलन के अंदर जो योगदान है, इन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हमारे सूफीवाद की, यानी कि सूफीज्म की, जिसके अंदर जो बेसिक शिक्षाएं हैं सूफीज्म की, जिसके जो अलग अलग सिलसिले हैं, जिसमें कि जनरली जो 4 सिलसिले हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर बख्तियार काकी तक का जो कंप्लीट टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट डिवीजन को जानने के लिए, जो कि स्टार्ट होता है हम लोगों का इतिहास का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है हम लोगों का कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि जो पुर्तगाल वासी हो, स्पेन वासी हो, फ्रांस के रहने वाले हो, या फिर वो अंग्रेज हो, किस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर एंट्री करी। सो यहां हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1757 से 1857 तक के टाइम पीरियड को, कि जो कॉलोनियल रूल था, यानी कि जो साम्राज्यवाद था, उस साम्राज्यवाद के अंदर अंग्रेजों ने कैसे अपने साम्राज्य को यहां पर स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया। बंगाल से लेकर उन लोगों ने मैसूर से लेकर जो मराठा जो रेजिस्टेंस थे, उन मराठा रेजिस्टेंस को कैसे उन्होंने सुप्रेस किया, कैसे उन्होंने उनको दबाया और दबाकर अपने साम्राज्य का पूरा विस्तार किया पूरे कंप्लीट भारत के अंदर। तो ये हम लोग यहां कवर करते हैं। इसी के साथ में हम लोग आगे बात करेंगे ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी की, जिसके अंदर जो ब्रिटिश थे वो सारा का सारा जो भारत के अंदर रूल था, जो यहां पर निजाम था, वो चलाते थे अपने इंग्लैंड से।
फिर हम लोग आगे बात करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एंड इट्स के जो फीचर्स हैं उनकी, यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो संविधान कैसे बना, इसकी जो संविधान सभा थी उसके मेंबर कौन थे, किस तरीके से इन लोगों ने आर्टिकल का यानी कि अनुच्छेदों का चयन किया और दुनिया के किन किन देशों से हमारे संविधान के पार्ट जो है वो लिए गए हैं, ये कंप्लीट हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे इस पार्ट के अंदर। फिर हम लोग आगे बात करेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशंस की, यानी कि दुनिया की पुरानी सभ्यताओं की, जिसमें यहां पर सबसे पहले जिक्र किया जाता है हमेशा से ही, वो है हम लोगों की नील नदी सभ्यता, नील घाटी सभ्यता यानी कि नाइल सिविलाइजेशन। दोस्तों इसी के साथ में हम लोग को यूनान यानी कि ग्रीक सिविलाइजेशन साम्राज्य के बारे में पढ़ना होता है। उसके साथ में हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं हमारे जो रोमन साम्राज्य है उसके बारे में, रोमन सभ्यता के बारे में। फिर हम लोग चाइनीज जो एम्पायर है, चाइनीज सभ्यता है, उसका भी यहां पर डिस्कशन करते हैं। इसके बाद में हमारे आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है हम लोगों के क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो उदय है, किस तरीके से वो अरब के रेगिस्तानों से, किस तरीके से वो यूरोपियन कुछ कंट्रीज से, चाहे से वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे से वो इस्लाम हो, कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे फैला और दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग वासियों ने उसको कैसे एक्सेप्ट किया और समाज के अंदर जो बदलाव देखने को मिलते हैं इनके आने के बाद में, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये सब था हम लोगों का सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के इतिहास का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। नाउ दोस्तों अब जानते हैं हम लोग हमारे ग्रेजुएशन लेवल तक के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर कवर्ड है। सो यहां हम लोग सबसे पहले बात करेंगे राइज ऑफ डिफरेंट अंपायर्स थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि भारत देश के अंदर अलग अलग जो राजा थे, अलग अलग जो साम्राज्य थे, उनका विस्तार कैसे हुआ, उनका उदय कैसे हुआ, जिनके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हर्यक डायनेस्टी की, मौर्यास की, शुंगास की, सातवाहन की, गुप्तास एंड वर्धांस की। तो अलग अलग जो बिंबिसारा का जो टाइम पीरियड था, उन बिंबिसारा के टाइम पीरियड के अंदर भारत देश की जो संस्कृति थी, भारत देश की जो कला थी, भारत देश का जो लिटरेचर था, इसमें कैसा विस्तार हुआ, क्या क्या नई चीजें देखने को मिली। वहां मौर्यास जो थे, जिसमें चंद्रगुप्त जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन चक्रवर्ती सम्राट के टाइम पीरियड के अंदर भारत की जो पुरानी जो सीमाएं थी, जो बाउंड्रियां थी, वो कहां कहां तक फैली हुई थी और भारत देश कितने क्षेत्रों को कवर कर कर मिलाकर बनता था। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे जो राइज ऑफ अंपायर्स है। इन राइज ऑफ अंपायर्स के अंदर जो ये गिवन अंपायर्स है, इन सभी के सभी अंपायर्स को डिटेल के अंदर ग्रेजुएशन लेवल तक के टॉपिक के अंदर डिस्कस करना होता है। इसके साथ में हम लोग यहां डिस्कस करते हैं इमर्जेंस ऑफ राजपूत एंड संगम एज की, यानी कि जो राजस्थान, जो हमारा राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान राज्य के अंदर जो अलग अलग जो राजपूत किंग्स आए, उन राजपूत किंग्स ने किस तरीके से राजस्थान की जो कला है, उसकी संस्कृति है, राजस्थान के अंदर जो विज्ञान है, जो नई नई खोजें हैं, राजस्थान की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, राजस्थान की जो राजनीति है, उसको बदलने में कैसा योगदान दिया और कितना महत्वपूर्ण समय अंतरालों के साथ में नए नए राजाओं ने राजस्थान को नित नए आयाम तक पहुंचने में मदद की। तो वो सारा का सारा पार्ट हम लोग यहां कवर करते हैं, इमर्जेंस ऑफ राजपूत स्टेट्स। अब बात करते हैं हम लोग संगम एज की। दोस्तों जो संगम एज है, इसका जो जनरल टाइम है वो जनरल टाइम 3 BC से 3 AD तक के टाइम को हम लोग संगम एज बोलते हैं। दोस्तों जो संगम एज के अंदर जो चेराज हैं, पांड्याज हैं, पल्लवाज हैं, जो कि साउथ इंडियन टेरिटरी के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग डायनेस्टी आई, अलग अलग रूलर्स आए, अलग अलग किंग्स आए। उन किंग्स ने साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है उसको कैसे बदल कर रखा और सारा कुछ उन लोगों ने कैसा निजाम वहां पर बनाया, वो हम लोग यहां डिस्कस करते हैं संगम एज वाले पार्ट के अंदर। नाउ बात करते हैं इसी टॉपिक के लास्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि है इंडियन कल्चर अब्रोड की, यानी कि जो भारत की जो संस्कृति थी वो सिर्फ हमारे देश की सीमाओं के अंदर ही सिमट कर नहीं रही, बल्कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग राज्यों और साम्राज्यों के अंदर कैसे विस्तृत हुई, कैसे उसका विस्तार हुआ, जिसके अंदर स्पेशली जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है, उनके माध्यम से कैसे भारत की संस्कृति दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर रीति रिवाजों के साथ में
आगे बढ़ी और फैली, तो वो भी हम लोगों को यहां पर टॉपिक के अंदर डिस्कस करना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग मुगल एरा की, यानी कि जो मुगल इंपीरियलिज्म है, मुगल साम्राज्यवाद है, उस साम्राज्यवाद की हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम लोग जो टाइम पीरियड की अगर हम यहां बात करें तो वो आता है हम लोगों का 1526 से लेकर 1757 तक का जो स्पेशल टाइम पीरियड है। इस मुगल काल के अंदर जो 1526 से बाबर के टाइम पीरियड से हुमायूं तक, हुमायूं से लेकर अकबर, अकबर से लेकर जहांगीर, उससे शाहजहां, देन औरंगजेब एंड जो आलमगीर यानी कि जो बहादुर शाह जफर हैं, इन बहादुर शाह जफर तक के टाइम को हम लोग यहां डिस्कस करते हैं मुगल इंपीरियलिज्म के अंदर, कि यहां पर जो इनकी राजनीति थी वो किस तरीके से थी, इनके जो राज्य थे वो किस तरीके से सीमाओं के अंतर्गत जो निर्धारित थे, यहां का जो इतिहास था, यहां की जो अर्थव्यवस्था थी, यहां का जो लिटरेचर था, यहां की जो संस्कृति थी और यहां की जो कला थी, उसका विस्तार कैसे हुआ, वो सब कुछ हम लोगों को कंप्लीट कवर करना होता है मुगल इंपीरियलिज्म के अंदर, जो कि हमारे ग्रेजुएशन लेवल तक के टॉपिक्स के अंदर कवर होता है। तो यहां इकोनॉमी आ जाती है, सोसाइटी आ जाती है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर आ जाता है, जो कि मुगल शैली का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टर है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो मुगल काल के अंदर जो बनी हुई इमारतें हैं, उन बनी हुई इमारतों के अंदर जो शैलियां उन लोगों ने यूज में ली हैं, वो सब कुछ हम लोगों को कवर करना होता है हमारे इस पार्ट के अंदर। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं 1757 से लेकर 1857 तक के टाइम पीरियड की, जिसके अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने अपने साम्राज्य को किस तरीके से बढ़ाया और भारत को कैसे औपनिवेशिक बनाया, और भारत के जो क्रांतिवीर थे उन क्रांतिवीरों ने उनका सामना कैसा किया। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी, स्वतंत्रता संग्राम का जो सबसे पहला विद्रोह था, जिस विद्रोह के अंदर मंगल पांडे जैसे जो महावीर और जो योद्धा जो लोग हैं, इन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और किस तरीके से अंग्रेजों की नाक में दम किया। इतिहास के उस चैप्टर को हम लोग यहां पर डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आता है हम लोग का सोशो रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कि जो सामाजिक धार्मिक जो नए पुनर्जागरण बदलाव देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, इस समय अंतराल के अंदर वो क्या क्या थे, किस तरीके से वहां का जो समाज था वो बदलता गया, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो लोगों के अंदर कैसे आने लगी। इसके साथ में हम लोग यहां कवर करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन का, यानी कि जो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण जो रोल होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो भी हम लोग यहां कवर करते हैं। फिर हम लोग यहां बात करते हैं हमारे जो एमिनेंट लीडर्स हैं, जिन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने जान का बलिदान दिया, अपने तन मन और धन को लगाया, उन सारे के सारे प्रोमिनेंट लीडर को हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो भारत की आजादी के लिए जो स्ट्रगल किए गए हैं, इस समय को हम लोग 1885 तक के टाइम पीरियड से 1919 तक के टाइम पीरियड तक के अंदर इतिहास के अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब आप बात करते हैं इसके अंदर हम लोग जो यूरोप के अंदर जो रिनेसा पीरियड था, रिफॉर्मेशंस थे या पुनर्जागरण काल था कंप्लीट यूरोप के अंदर, जिसके अंदर जो इटली से लेकर जर्मनी का जो एकीकरण था, अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस वॉर थी, अमेरिका के अंदर जो सिविल वॉर थी, किस तरीके से अमेरिका ने जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल की। इसके अंदर हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट के रोल तक को डिस्कस करते हैं, जिसमें स्पेशली हम लोगों को कवर करना होता है 17वीं सदी से लेकर 1815 तक के टाइम पीरियड को। इसके साथ में हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण और उनके परिणामों की, कि क्या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण थे कि 1914 के अंदर ये स्टार्ट हुआ वॉर 1918 के अंदर एंड होता है, जिसके अंदर कई छोटे देश मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कई नए देश बनते हैं, और किस तरीके से जो दुनिया की जो ज्योग्राफी थी, दुनिया का जो भूगोल था, उसका इतिहास बदल जाता है। इसी के साथ हम लोग जो टोटलिटेरियनिज्म है, फांसीवाद है, नाजिज्म है या नाजीवाद है, उसको भी डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण और परिणामों के, कि 1939 से स्टार्ट हुआ ये युद्ध
क्यों 1945 के अंदर हिरोशिमा एंड नागासाकी की घटना के बाद में एंड हुआ, कि इसके पीछे क्या एग्जैक्ट कारण थे और किस तरीके से दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच में यह युद्ध हुआ और इसके परिणाम क्या हुए, कैसे यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ, वर्ल्ड ऑफ लीग किस तरीके से फॉर्म हुई, वो कंप्लीट हम लोगों को इस पार्ट के अंदर कवर करना होता है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट को जानने के लिए, जो कि है हम लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के टॉपिक के अंदर यहां सबसे महत्वपूर्ण आता है संगम एज के जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके अंपायर्स के बारे में, जिसमें यहां पर कवर करना होता है चोलास, चालुक्यास, पल्लवास, चेरास एंड पांड्यास तक का, किस तरीके से इन साम्राज्यों का विस्तार हुआ, कैसे इनकी जो इतिहास थी, कैसे इनकी जो राजनीति थी, किस तरीके से इनकी कला थी, किस तरीके से इनकी संस्कृति का विस्तार हुआ। इसके साथ में हम लोगों को यहां डिस्कस करना होता है राइज ऑफ सिक्स जाट्स एंड मराठास, यानी कि जो सिखों का उदय हुआ, जाटों का जो उदय हुआ और किस तरीके से मराठास थे उनका उदय हुआ। शिवाजी से लेकर हम लोगों को जो तानाजी वाला पार्ट है, इस कंप्लीट पार्ट को मराठाओं के कॉन्टेक्स्ट में कवर करना होता है, जाट्स के कॉन्टेक्स्ट में कवर करना होता है, सिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कवर करना होता है। फिर हम लोग यहां बात करते हैं शिवाजी की कनकेस जो विजय थी और उनका जो शासन और सुशासन और प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी रणनीतियां क्या थी, वो स्ट्रेटजीज कैसे बनाते थे, ये टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने होते हैं हमारे पीजी लेवल तक के इतिहास के अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग टॉपिक्स के सिलेबस में। कि पीजी लेवल तक के टॉपिक के अंदर हम लोगों को और क्या क्या चीजें कवर करना होती हैं। तो यहां सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं हमारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट नाम जो आता है वो आता है गांधीयन एरा का, यानी कि जो गांधी काल था, जो कि स्पेशली एक रेफरेंस के अंदर बताया जाता है, जिसका जो स्पेशल टाइम है वो 1919 से 1948 तक का जो समय है। इस समय के अंदर गांधी जी ने किस तरीके से भारतीय सोसाइटी को एक पुनर्जागृत किया, भारतीय सोसाइटी को अंग्रेजों के खिलाफ में खड़ा किया और किस तरीके से उन्होंने पूरे भारतीय साम्राज्य को, भारतीय समाज को किस तरीके से व्यवस्थित किया और कैसे स्वतंत्रता प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक योगदान दिया। तो यहां हम लोग गांधी जी के अलावा हम लोग बात करते हैं नेशनल मूवमेंट की, अलग अलग जो स्वतंत्रता के जो आंदोलन है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक के अलग अलग पार्ट्स को और उनके परिणामों को। इनके साथ में जो इंडिया के जो प्रोमिनेंट लीडर हैं जिन्होंने आजादी के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें आते हैं नाम जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उसके साथ में जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, सी राजगोपालचारी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, भीमराव अंबेडकर हैं। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में कि मुस्लिम लीग क्या थी, इसकी फॉर्मेशन क्या थी, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था और मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसका पार्टीशन में क्या रोल था। तो ये सब कुछ हम लोगों को कवर करना होता है। यहां डिस्कस करते हैं लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद की, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद की, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की, यूरोप के अंदर किस तरीके से इन धाराओं ने किस तरीके से चीजों को बदल के रखा और कैसे यूरोपियन सोसाइटीज जो थी वो वेकअप हुई। हम बात करते हैं इंटरनेशनलिज्म यानी कि अंतरराष्ट्रीयवाद की, लीग ऑफ नेशन की, यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन की, कि क्यों यूनाइटेड नेशन बना, लीग ऑफ नेशन क्या था, इसके पीछे बनाने के कारण क्या थे और इन्होंने कालांतर के अंदर विश्व को किस तरीके से एक संगठित दृष्टिकोण के माध्यम से बांध के रखा हुआ है। सो ये था हम लोगों के आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एग्जाम के पेपर 2 का इतिहास का कंप्लीट सिलेबस। दोस्तों, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उसी के साथ में आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग हमारे इस चैनल के ऊपर डेडिकेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और राजस्थान की जीके की क्लासेस जो है वो कंप्लीट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद।